दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार आप उसको समझ लो, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना, ठीक है। तो यार कल हमने अपने चैप्टर को यहाँ पे एंड किया था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के पास में, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है फॉलोइंग मैकॉलेज माइन्यूट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वाज इंट्रोड्यूस। The decision was to make English the medium of instruction for the higher educations and to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madras, Calcutta Madrasa and Bengal Sanskrit College. These institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay. English textbook now began to be produced for schools. अब बेसिकली यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को यही बात बताता है कि भाई मैकुले की बातों को मान के आपका एक एक्ट वहाँ पे आया जिसको बोलते हैं वो लोग एजुकेशन एक्ट 1835। और बताते हैं कि भाई इस एक्ट के आने के बाद बेसिकली हुआ क्या कि भाई जो हमारे पहले वो खोल रखे थे ना उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आपका मैंने बताया था कि भाई एक था आपका ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन जो कि कलकत्ता मदरसा था आपका, उसको भी उन लोगों ने बंद कर दिया। जो बंगाल के जो आपका बनारस के अंदर संस्कृत कॉलेज था उसको भी उन लोगों ने बंद कर दिया। और फिर बताया जाता है कि भाई इनको वो यहाँ पे टेम्पल ऑफ डार्कनेस की नज़र से देखने लगे। और फिर बताते हैं कि भाई आगे चल के उन्होंने अपनी इंग्लिश के अंदर किताबें छापना शुरू कर दी और इंग्लिश पढ़ाई को उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। सो अब आगे बताते हैं एजुकेशन फॉर कॉमर्स की भाई एजुकेशन फॉर कॉमर्स के अंदर देखते हैं हमें क्या कुछ बातें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, आपकी जस्ट हेडिंग है। फिर कहता है इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंडन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया इशू बाय द Charles Wood, the president of the board of control of the company. It has come to known as the Wood's Dispatch, outlining the education policies that was to be followed in India. It emphasized once again the practical benefits of a system of European learning as opposed to Oriental knowledge. अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो वहाँ थे ना 1854 के अराउंड, वहाँ से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहाँ से लंदन से एक एजुकेशनल डिस्पैच हुआ, यानी कि जो गवर्नर जनरल थे ना इंडिया के उसके पास में आया आपका, जो जिसने इशू किया था उसका नाम था आपका चार्ल्स वुड। इन्होंने एक डिस्पैच इशू किया जिसके अंदर आपकी बहुत सारी बातें लिखी हुई थी एजुकेशन से रिलेटेड। और यहाँ पे बताया जाता है कि भाई इसने भी ओरिएंटल नॉलेज का यहाँ पे विरोध किया और इन्होंने ध्यान दिया कि भाई जो हमारी इंग्लिश है उसी को यहाँ पे सिखाया जाना चाहिए, वो एक प्रैक्टिकल हमारे लिए यूज़ में भी यहाँ पे आ पाएगी, ठीक है। अब आगे बताते हैं वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द डिस्पैच पॉइंटेड टू वॉज द इकोनॉमिक, और इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को। यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड इनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज दैट flow from the expansion of trade and commerce and take them see the importance of developing the resources of the country. Introducing them to European ways of life would change their taste and desire and create a demand for the British goods, for Indians would begin to appreciate and buy things that we produced in Europe. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई अगर हम उन्हें कॉमर्स की यहाँ पे बात सिखाएंगे, बिजनेस के बारे में सिखाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की हेल्प से उन्हें ये बातें भी सीखने में यहाँ पे हेल्प होगी। और फिर वो कैसे हेल्प करेगी आगे चल के हमारी, उससे उन लोगों को पता चलेगा कि भाई जो हम सामान बनाते हैं यहाँ पे यूरोप के अंदर वो बहुत कमाल का होता है, तो वो उसको ख़रीदने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएंगे, उसी सामान को वो लोग ख़रीदना पसंद करेंगे। तो माय फ्रेंड्स ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे ऊपर से आने लगी। तो इस तरीके से जो आपकी अब इंग्लिश भाषा थी वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आने लगी और अब इसी को पढ़ाया जाने लगा, ठीक है। तो यार अब हमारे पास आती है सोर्स 1 निकल के, देखते हैं वो हमें क्या कुछ बातें बताती हैं, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज ऑफ द वाइज, कि भाई लैंग्वेज जो किसकी, जो कि आपके वाइज पर्सन होते हैं यानी कि बहुत ही श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनकी भाषा। अब कहते हैं एम्फेसाइजिंग द नीड टू टीच इंग्लिश मैकुले डिक्लेयर्ड, कि भाई जो मैकुले था ना उसने इंग्लिश की नीड को समझते हुए एक बात डिक्लेयर कर दी। अब क्या बात डिक्लेयर कर दी वो यहाँ पे बताता है। कहता है ऑल पार्टीज सीम टू बी एग्रीड ऑन वन point that the dialects commonly spoken among the natives of India contain the neither literary nor scientific informations and are moreover so poor and rude that until they are enriched from some other quarter, it will now be easy to translate any valuable work into them. From Thomas Babington Macaulay, Minute of 2 February
1835 ऑन इंडियन एजुकेशन। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताता है कि भाई जितने भी वो लोग थे ना यहाँ पे, वो सभी एक कंक्लूजन के ऊपर आपके पहुँचे थे। उन्होंने ये हिसाब किताब लगा के देखा कि भाई जितने भी लोग यहाँ पे गाँव के अंदर रहते हैं, शहरों के अंदर रहते हैं, उनकी कुछ लोकल भाषा है और उस लोकल भाषा का ही यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ना तो कोई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, ना कोई अच्छी सी हमें लिटरेचर देखने को मिलती है। तो हमें इनको अपनी भाषा को यहाँ पे सिखाना पड़ेगा, जो कि यार हमारी हेल्प करेगी, जिससे कि हम इनसे ईजिली ट्रांसलेट भी कर पाएंगे और एक दूसरे की भाषा को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ बात यहाँ तक होती है। अब आगे बताता है, वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियंस। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई अगर उनको हम यूरोप की भाषा सिखाएंगे तो उससे उनका जो मोरल कैरेक्टर है वो भी इम्प्रूव होगा। अब मोरल कैरेक्टर होता है माय फ्रेंड्स, हम कैसा सोचते हैं हमारे समाज के प्रति, हमारी कैसी भावनाएं रहती हैं दूसरों के प्रति, हमारे कैसे विचार रहते हैं, तो वो सारी बातें आपकी मोरल कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, अब आगे बताता है, इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड होनेस्ट एंड थस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। अब यहाँ पे बताता है कि भाई इससे वो लोग क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे सच्चे होते हैं वो बन जाएंगे, साथ में वो ईमानदार बन जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे हम एक अच्छे सिविल सर्वेंट यानी कि अच्छे समाज सेवक मिल पाएंगे, जो कि हमारे साथ मिलके काम करेंगे और साथ में हम उनके ऊपर भरोसा भी कर पाएंगे। उनका ऐसा मानना था। अब आगे बताता है, द literature of the East was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of duty and commitment to work, nor could it develop the skill required for administration. Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British Education Department of the government were set up to extend control over the matters regarding education. Steps were taken to establish a system of university education in 1857, while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi. Universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. Attempts were also made to bring about changes within the system of the school education. अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या कुछ बातें बताता है, चलो आपको उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है, यार देखो यहाँ पे बोलता है कि भाई कहाँ से था, स्टार्ट किया था हमने, हाँ लिटरेचर से। यहाँ पे कहता है कि भाई जो हमारी लिटरेचर थी ना, उनका ऐसा मानना था कि जो हमारी लिटरेचर थी उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे एरर्स हैं, आपकी मिस्टेक्स हैं, जो कि यार उनकी लैंग्वेज के अंदर नहीं है। और इन एरर्स और मिस्टेक्स की वजह से ही जो हमारी स्किल्स हैं, हम अपने काम के प्रति मतलब कि निष्ठावान नहीं रहते, हमें मतलब कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का काम हो कोई भी हमारी लिटरेचर नहीं सिखाती, उनका ऐसा मानना था। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कि फिर उन्होंने 1854 के डिस्पैच को फॉलो किया। उसको फॉलो करते हुए फिर उन्होंने आगे चल के बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे इंडिया के अंदर लिए, जैसे कि जब आपका 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, जिसके बारे में मैंने आपको चैप्टर्स के अंदर पिछले बताया था, तो यार उस टाइम पे भी यहाँ पे आपके बॉम्बे, मेरठ, मद्रास के अंदर आपकी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की जा रही थी। और उनका ये प्रयत्न भी था कि हम जो स्कूल लेवल होता है उसके ऊपर भी कोई रिफॉर्म लेके आएँ, यानी कि उसके ऊपर भी कोई बदलाव लेके आएँ, जिससे कि लोग ज़्यादा इंग्लिश को समझ पाएँ और ज़्यादा हम उसकी भाषा को समझ पाएँ और फिर वो हमारे साथ में यहाँ पे हमारे कल्चर के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाए। तो यार अब बारी आती है हमारे पास सोर्स 2 को स्टडी करने की। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को बताता है एन आर्ग्यूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज, कि भाई एक यूरोपियन नॉलेज को लेके अब हम एक आर्ग्यूमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, कहता है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 मार्केट द फाइनल ट्रिम्प ऑफ दोज हु अपोज्ड ओरिएंटल लर्निंग, इट स्टेटेड। अब यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ वुड डिस्पैच है क्या, ये आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने पीछे पीछे बताया था आपको भी कि भाई जो आपके वहाँ से ऊपर बोर्ड में से क्या आया था हमारे इंडिया के अंदर कि भाई ये कुछ काम आपको करने हैं, तो वही था ये आपका वुड डिस्पैच। ठीक है, जो 1854 के अंदर आया था। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इसके आने की वजह से क्या हो गया, जो लोग ओरिएंटल लर्निंग को पहले अपोज कर रहे थे, ओरिएंटल लर्निंग भी आप सभी को पता होना चाहिए अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो देखी है तो। ठीक है, अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो लोग ओरिएंटल लर्निंग को अपोज कर रहे थे, तो ये इस वुड डिस्पैच के आने की वजह से उनका ये किस्सा बिल्कुल फिनिश हो गया कि भाई अब वो इसको अपोज नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये क्या कहता था, ये कहता था वी मस्ट emphatically declare that the education which we desire to see extend in India is that in which
is that which has for its object the diffusion of the improved art services, philosophy and literature of Europe in the short European knowledge। अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई हम यहाँ पे जो इंडिया के अंदर लोग रहते हैं उनको वो भाषा सिखाएंगे जिससे कि यार उनके आर्ट के अंदर इम्प्रूव हो, सर्विस के अंदर इम्प्रूव हो, फिलोसफी के अंदर इम्प्रूव हो, लिटरेचर के अंदर इम्प्रूव हो, और ये सभी हमारी भाषा के अंदर है। तो इसलिए वो इसको यहाँ पे लाना चाहते थे। अब यार आप सभी के पास गिवन है एक्टिविटी बहुत सी अच्छी सी। अब यहाँ पे कहता है आप सभी को, इमेजिन यू आर लिविंग इन 1850s, कि भाई सोचो आप 1850 के दशक के अंदर थे, ठीक है। यू हियर ऑफ वुड्स डिस्पैच, और आपने सुना कि भाई यहाँ पे कोई एक वुड डिस्पैच आया है, वो आपको पता है कि क्या आया है, ठीक है। राइट अबाउट यूर रिएक्शन, तो आपके रिएक्शन क्या होंगे, आप इसके बारे में क्या सोचेंगे, आपको ये सही लगेगा, गलत लगेगा, आपके जो भी विचार हैं आप वो सोचो एक बार, फिर उसको एक फटाफट से पेपर की शीट के ऊपर लिख दो, या फिर नीचे कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो, आप फ्री हो, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। पेपर के ऊपर लिख के आप उसकी फ़ोटो खींच के मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेंड कर सकते हो, वो आप देख लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप करोगे असाइनमेंट्स को, यार आप ही की हेल्प होगी और आप ही को ज़्यादा नॉलेज मिल पाएगी, ठीक है। ये सभी आप ही के लिए लेके आ रहे हैं हम, इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, हमें तो इन सभी का पता है, ठीक है। अब यार यहाँ पे जो पीछे पिक्चर हमने देखी उसके बारे में यहाँ पे आप सभी को गिवन है और बताता है बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 19th सेंचुरी। ये पिक्चर है आपकी बॉम्बे यूनिवर्सिटी की 19वीं शताब्दी की, ठीक है, ये वाली पिक्चर। ओके, सो चलो अब आपको आगे दिखाते हैं। ये वाली पिक्चर को भी आप ध्यान से देख सकते हो, इस इंसान को जो यहाँ पे लिख रहा है बैठ के। ये किसकी पिक्चर है, ये है आपकी विलियम कैरी की, जो कि आपका एक स्कॉटिश मिशनरी हु हेल्प इस्टेब्लिश दी सिरमपोर मिशन। और इसने माय फ्रेंड्स सिरमपोर जो आपका मिशन आया था उसके अंदर हेल्प करी थी उसको इस्टेब्लिश करने के अंदर। इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, तो आप टेंशन वरी आप मतलब कोई टेंशन वगैरह मत लेना, ठीक है। सर अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि हमें कहती है द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, कि भाई मोरल एजुकेशन की डिमांड को लेकर क्या कुछ हुआ, ठीक है। तो चलो अब इसको स्टडी करते हैं यहाँ पे। सो कहता है द आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन वॉज स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिटिक्स मिशनरीज इन इंडिया इन द 19th century. The missionaries felt that education on should attempt to improve the moral character of the people. The morality could be improved only through Christian education. अब यहाँ पे बेसिकली क्या बता रहा है आप सभी को कि भाई देखो यार, उनका ऐसा मानना था कि हम लोगों को प्रैक्टिकल एजुकेशन दें, यानी कि प्रैक्टिकली एजुकेशन दे लोगों को, ठीक है, जो प्रैक्टिकली वे में होती है आपकी। लेकिन यार यहाँ पे कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करने लगे, यानी कि इसकी निंदा करने लगे, और वो कहने लगे कि भाई 19th सेंचुरी की बातें चल रही हैं आपकी, और बहुत सारी मिशनरी ये बातें कहने लगी आपको कि भाई लोगों के अंदर हमें मोरल करैक्टर डेवलप करना है, ठीक है, उनके अंदर मोरालिटी हमें लेके आनी है। और वो सब किससे आएगा, वो आएगा क्रिश्चियन एजुकेशन से, यानी कि जो आपकी ईसाई धर्म की एजुकेशन होती है उससे आएगा। अब कुछ लोगों का ऐसा कहना था, ठीक है। सो चलो अब फटाफट से आगे प्रोसीड करते हैं अंटिल से। कहता है until 1813 the East India Company was opposed to missionaries activities in India. It feared that the missionaries activity would provoke reaction among the local population and make them suspicious of the British presence in India. Unable to establish an institutions within British controlled territories, the missionaries set up a missions at Serampore in an area under the control of the Danish East India Company. Danish, okay. A printed press was set up in 1800 and a college established in 1818. अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई आपका जो 1813 तक का माय फ्रेंड्स टाइम था ना, वहाँ पे जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बहुत ज़्यादा अपोज्ड किया मिशनरीज़ ने, और उसने भी मिशनरीज़ को अपोज्ड किया, ठीक है। अभी हमें बता रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे मिशनरीज़ का उनको एक डर होने लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भाई उन्हें लगता था कि भाई अगर हमने मिशनरीज़ को यहाँ पे दबाने की कोशिश की तो कहीं जो लोकल लोग हैं वो भड़क ना जाएँ और हमारे ऊपर अटैक ना बोल दे। वो समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग हैं हमें परेशान कर रहे हैं, हमें इनको भगाना है, हमें ये करना है वो करना है, ठीक है। अब आगे बताता है कि भाई उन्होंने फिर यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं लगाया, जबकि वो टेरिटोरी को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे। तो उसी में यार वो एक जो मिशनरीज थी ना, वो एक प्लान लेके आई, उन्होंने एक मिशन बनाया। वो मिशन क्या था आपका, वो था आपका सरमपुर, जो कि आपका कोई एरिया है वहाँ पे मिशन हुआ था। और यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने
जो आपका डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसकी हेल्प से उन्होंने कंट्रोल लिया और फिर वहाँ पे बताते हैं एक प्रिंटेड प्रेस को लगा दिया, जो कि आपकी 1800 के अंदर लगाई थी, और एक फिर कॉलेज को भी बाद में आगे चल के उन लोगों ने लगा दिया, जो कि आपका 1818 के अंदर था, ठीक है, मतलब इस्टेब्लिश कर दिया। फिर बोलते हैं ओवर द 19th century मिशनरी स्कूल्स वर सेट अप ऑल ओवर इंडिया आफ्टर 1857। हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज reluctant to directly support missionaries' educations. There was a feeling that any strong attack on local customs, practices, beliefs, and religious ideas might enrage नेटिव ओपिनियन। अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आपकी जब 19वीं शताब्दी बेसिकली आई तो आपके इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे आ चुके थे। फिर बताता है कि भाई आपका जो 1857 का टाइम आया वहाँ तक भी आपके बहुत सारे स्कूल बढ़ चुके थे, जबकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी मिशनरीज़ को डायरेक्टली, लेकिन तब भी जो मिशनरीज़ थी सेटअप हो रही थी और जो लोग थे उनके अंदर भाई फीलिंग जगा रही थी, उनको कस्टम सिखा रही थी, प्रैक्टिस सिखा रही थी, बिलीफ सिखा रही थी, रिलीजियस यानी कि जो धर्म से रिलेटेड बातें होती हैं वो बता रही थी। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई अंग्रेज भी उनको इसलिए डरते थे कि इनको छेड़ते हैं भाई, अगर इनको छेड़ देंगे तो कहीं जो लोकल लोग हैं वो ना भड़क जाएं, बस यही कुछ बातें थी, ठीक है। अब आगे आप सभी को यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है फिगर 7, और ये है आपकी सिरमपुर कॉलेज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली नियर कोलकाता। ये पिक्चर है आपके सिरमपुर कॉलेज की, जो कि आपका हुगली नदी के मतलब के किनारे पे पड़ता है कलकत्ता के अंदर। और ये फिगर आप 8 देख सकते हैं, ये आपका एक विलेज है, उसकी पाठशाला की पिक्चर है, यानी कि इस गांव में ऐसे पाठशाला के अंदर बच्चे पढ़ाए जाते थे। दिस इज़ अ पेंटिंग बाय अ डच पेंटर, और ये आपकी पेंटिंग एक डच पेंटर द्वारा बनाई गई है, ठीक है। अब कहते हैं अच्छा डच पेंटर का अब आपको नेम भी बताता है, कहता है फ्रांसिस स्लोयन, who came to India in the 18th century. He tried to depict the everyday life of the people in this painting। और यहाँ पे बताते हैं कि वो इंडिया आया था और उसने यहाँ पे लोगों का हर रोज़ का काम दिखाने की कोशिश की पिक्चर की हेल्प से। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है जो कहता है व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। तो यार अब आपको पता है कि मिशनरीज आने लगी, अंग्रेज इंग्लिश के लिए स्कूल खोलने लगे। सो अब जो पहले हमारे लोकल स्कूल्स थे यानी कि जो गाँव में पाठशाला वगैरह होती थी, तो उनके साथ में अब क्या हुआ होगा वो सोच के देखो। Do you have an idea of how children were taught in the pre-British times? Have you ever wondered whether they went to schools? And if there were schools, what happened to these under British rules? अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपने क्या ये क्वेश्चन यहाँ पे सोच के देखा कि भाई ब्रिटिश के आने से पहले आखिर बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? क्या वो स्कूल में जाते थे या फिर नहीं जाते थे? अगर वो स्कूल में नहीं जाते थे तो क्या काम करते थे? अगर जाते थे तो कैसे जाते होंगे? ब्रिटिश के जो टाइम आ गया तो उसके बाद उन स्कूलों के साथ में क्या हुआ होगा, उसके बाद वो बच्चे कहाँ जाते होंगे? तो ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए थे ना, बट अब मैंने लिया, अब यहाँ पे आ गए हैं क्वेश्चन माइंड में, तो अब इनको ध्यान से सोचो और आगे स्टडी करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। अब बताता है द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। अब हम स्टडी करने वाले हैं विलियम एडम की रिपोर्ट को, ठीक है। कहता है इन 1830s विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam producing is interesting। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये आपका 1830s के टाइम पे आया था और विलियम एडम एक स्कॉटिश मिशनरी मतलब था आपका, और इसने हमारी डिस्ट्रिक्ट का टूर किया जो कि आपकी बंगाल और बिहार की थी। उसके बाद यहाँ पे टूर करने के बाद उसने कंपनी को एक रिपोर्ट भेजी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी और वो उसी काम के लिए यहाँ पे आया था। उस रिपोर्ट जो थी इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल थी, जिसके बारे में आपको बताने वाले तो आपको मज़ा आएगा। अब हमें बताते हैं एडम फाउंड्स दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशाला इन बंगाल एंड बिहार। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विच नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच, but the total number of children being taught in these pathshalas was considerably over 20 lakh. These institutions were set up by the wealthy people or the local community. At times they were started by the teacher guru। अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बताता है कि भाई उसने जब बंगाल और बिहार में अपना पूरा दौरा किया, पूरा सर्वे किया, तो सर्वे के अंदर उसने पाया कि भाई यहाँ पे बंगाल और जो बिहार है इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है कि भाई हर एक पाठशाला के अंदर हमें बस 20 बच्चे देखने को मिलते हैं, ठीक है। 20 से ज़्यादा बच्चे मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपकी पाठशालाएँ हैं इनको ज़्यादातर आपके जो अमीर लोग हैं या फिर जो आपके गुरु हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने खोल रखा है, या फिर जो आपकी कोई कम्युनिटी का कोई लीडर वगैरह है उसने चला रखा है। अब यहाँ पे बताता है कि भाई मज़े की बात तो ये है कि एक पाठशाला के अंदर सिर्फ 20 बच्चे हैं, लेकिन
हम अगर 1 लाख पाठशालाओं की बात करें तो इनमें 20 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। देखो अब 1 लाख पाठशालाएं कहाँ पे थी आपकी, बंगाल और बिहार का जब उसने सर्वे किया वहाँ पे, तो वहाँ पे 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन सिर्फ एक पाठशाला में 20 ही बच्चे थे। ठीक है, अब आगे बताते हैं। The system of education was flexible. Few things you have associated with the schools today were present in the Pathshala at the time. There were no fixed fee, no printed books, no separate school buildings, no benches or chairs, no blackboards, or no system of separate class, no रोल कॉल रजिस्टर्स, नो एनुअल एग्जामिनेशंस। अब यहाँ पे बेसिकली बताता है कि भाई जो उस टाइम के स्कूल होते थे वहाँ की जो टीचिंग थी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। अगर हम उसको आज के स्कूल के टीचिंग से कंपेयर करके देखें तो यार वहाँ पे ना तो कोई फिक्स फीस थी स्कूल की, ना कोई प्रिंटेड लोगों को बुक मिलती थी, ना कोई मतलब कि सेपरेट स्कूल की अलग से बिल्डिंग बनाई जाती थी, और ना ही वहाँ पे बेंच होते थे, ना चेयर थी, ना ब्लैक बोर्ड था, और ना ही कोई ऐसा मतलब कि सेपरेट क्लास वाला सिस्टम था, और ना ही वहाँ पे जो आज के टाइम पे हम रोल नंबर या फिर रोल कॉल करते हैं ना मॉर्निंग के अंदर, वो भी नहीं था, ना ही कोई ऐसा रजिस्टर वहाँ पे होता था। ठीक है, और ना ही वहाँ पे जो आपके हर मंथ या फिर हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं या फिर पूरे साल के अंदर जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी वहाँ पे नहीं होते थे। अब बताते हैं एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, और वहाँ पे ना ही ऐसा कोई आपका रेगुलर टाइम टेबल होता था। इन सम प्लेसेस क्लास वर हेल्ड अंडर अ बनियान ट्री, और इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल और एट द गुरु होम। अब यहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे जो कक्षाएं बच्चे लगाते थे जाके, वो या तो बनियान ट्री के नीचे लगाते थे, या फिर कोई कॉर्नर हो गया गांव का, या फिर किसी मंदिर के कोई शांत जगह पे लगा लिया, या फिर गुरु के होम पे जाके लगा लिया। अब गुरु का मतलब यहाँ पे टीचर है। ओके, फिर कहते हैं फ्री डिपेंडेंट on the income of the parents, the rich had to pay more than the poor. Teaching was oral and the guru decided what to teach in according with the needs of the students. Students were not separated out into different classes, all of them sat together in one place. The guru interacted separately with groups of the childrens with the interacted separately with the groups of childrens with different levels of learning। अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि भाई फीस वगैरह तो आप सभी जान चुके हो फिक्स नहीं थी, और यहाँ पे परिवार की इनकम को देखते हुए ही जो गुरु था वो फीस लेता था, अमीर से ज़्यादा लेता था, गरीब से कम लेता था। और जो आपकी टीचिंग होती थी वो ओरल थी, यानी कि वो सिर्फ मुंह से बोल के सुनाता था, यानी कि कोई लिखवाता वगैरह नहीं था, और गुरु ही डिसाइड करता था कि आज के दिन क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। और बताते हैं कि भाई सभी बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे, ये नहीं था कि भाई वो बच्चे अलग बैठे हैं वो अलग बैठे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि भाई टीचर मानो ये पुराने स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ में अलग से डीलिंग करेगा, इनके साथ में अलग से डीलिंग करेगा, यानी कि कोई अलग क्लास वगैरह का सिस्टम यहाँ पे नहीं होता था। ठीक है, फिर आगे बताता है एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सूटेड टू लोकल नीड्स। For instance, classes were not held during the harvest time when rural children often worked in the fields. The Pathshala started once again when the crops had been cut and stored. This means that even children of peasant families could study। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताता है कि भाई वहाँ का जो सिस्टम था बहुत फ्लेक्सिबल था, यानी कि जब आपकी फसल कटाई का टाइम आता है तो आपको पता होगा कि जो आपके पुअर या फिर गरीब बच्चे थे वो यार अपने खेतों में काम करते थे, तो उस टाइम पे कक्षाएं जो थी इनकी बंद हो जाती थी, वो कक्षाओं की छुट्टी होती थी, और जैसे ही फसल कटने का काम खत्म हो जाता था उसके बाद अगेन से स्कूल उनके स्टार्ट कर देते थे, जिससे कि यार जो गरीब बच्चे हैं उनकी भी पढ़ाई ना रुक पाए, और ये जो लोकल लोग थे उनकी पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम था उस टाइम के हिसाब से। अब आगे बताते हैं न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। अब आगे क्या आने लगे, नए रूटीन आने लगे और नए रूल्स आने लगे। चलो इसको देखते हैं अब यहाँ पे। सो कहता है up to the mid 19th century the company was concerned primarily with the higher education, so it allowed the local pathshala to functions without much interference. After 1854 the company decided to improve the system of vernacular educations. It felt that this could be done by the introducing order within the system, imposing routines, established rules, ensuring regular इंस्पेक्शन। सब यहाँ पे बेसिकली बताता है कि भाई उसके बाद यार मिड 19th सेंचुरी तक तो था ना, अंग्रेज जो आपके फोकस कर रहे थे वो कर रहे थे हायर एजुकेशन के ऊपर, यानी कि जो हमारी आगे हम करते हैं ना आज के टाइम पे कॉलेज वगैरह करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके ऊपर फोकस था उनका। लेकिन उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया कि भाई हमें पाठशाला के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है, तो 1854 के बाद उन्होंने अपना फोकस यहाँ पर भी लेके आए। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर हमें एक फ़िक्स मतलब कि रूल लेके आने होंगे, रेगुलेशंस लेके आने होंगे, कोई टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी।
फिर आगे बताता है हाउ वॉज दिस टू बी डन, तो अब ये कैसे किया जाएगा। वट मेजर डिड द कंपनी अंडरटेक, क्या यहाँ पे स्टेप उठाए जाएंगे कंपनी के द्वारा। इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि उसने भाई यहाँ पे बहुत सारे पंडित जो है बहुत सारे पंडितों को अपॉइंट कर लिया गवर्नमेंट के सर्वेंट की तरह, और कहा कि भाई आपके अंडर में 4 से 5 स्कूल आएंगे एक के अंडर में, ठीक है। The task of the Pandit was to visit the पाठशाला and try and improve the standard of teaching। अब उस पंडित का क्या काम क्या था कि भाई अलग अलग स्कूलों में जाना और वहाँ की जो टीचिंग थी उसको जाके इम्प्रूव करना, जो कंडीशंस थी, टाइम टेबल था, उसको ठीक करना। अब यहाँ पे आगे बताता है ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू द रेगुलर टाइम टेबल। अब यहाँ पे बताया गया कि भाई हर एक गुरु को फिर आगे चल के कहा गया कि भाई आपको हमें रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी बच्चों की, साथ में आपको रेगुलर टाइम टेबल भी रखना होगा। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड द लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू आ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब आपकी जो माय फ्रेंड्स टीचिंग थी यार वो अब किताबों से कराई जाने लगी, एंड साथ में बताते हैं कि भाई इसके साथ साथ जो आपके टेस्ट होते हैं या फिर एग्जाम्स होते हैं वो भी लिए जाने लगे। अब कहते हैं स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स्ड सीट एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ द डिसिप्लिन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई उसके बाद बच्चों को ये भी कहा जाने लगा कि भाई आपको रेगुलर इतनी फीस भी देनी पड़ेगी, रेगुलर क्लास में अटेंड भी होना पड़ेगा, साथ में इन सीटों के ऊपर आपको बैठना पड़ेगा और इन रूल्स और डिसिप्लिन के अंदर आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आती है एक मज़ेदार एक्टिविटी जो कि कहती है इमेजिन यू वर बोर्न इन अ पुअर फैमिली इन 1850, कि आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हो 1850 के दशक के अंदर, ठीक है। हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्ड टू द कमिंग ऑफ द न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटेड पाठशाला, कि और आपको पता लगेगा कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे पाठशाला के ऊपर अपना मतलब कंट्रोल कर लिया और ऐसे ऐसे यहाँ पे टाइम टेबल लेके आ गया, अब टेस्ट होने वाला, एग्जाम होगा, ऐसा कुछ सीन होगा, हमें रेगुलर फीस देनी पड़ेगी, तो आपका रिएक्शन क्या होगा उसको आप फटाफट से मेरे को कमेंट में लिख के बताओ, या फिर माय फ्रेंड्स आप एक पेज के ऊपर लिख के मेरे को उसको सेंड भी कर सकते हो इंस्टा वगैरह के ऊपर, ठीक है। अब आगे बताता है डिड यू नो दैट अबाउट 50% ऑफ द चिल्ड्रन गोइंग टू प्राइमरी स्कूल्स ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल बाय द टाइम दे आर 13 और 14। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इस वजह से हुआ क्या कि 50% से भी ज़्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, और यहाँ पे अब वो संख्या आपकी 20 से पाठशाला में यही आपकी 13-14 के अराउंड रहने लगी, ठीक है। अब कहते हैं यू कैन थिंक ऑफ द वेरियस पॉसिबल रीजंस फॉर दिस फैक्ट। अब इसके लिए बहुत सारे कारण आप समझ सकते हैं, उन कारणों को सोच सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें हमारे पास सेंड कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, जैसा भी आपको ठीक लगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाते हैं। अब कहता है Pathshalas which accepted the new rules were supported through government grants. Those were unwilling to work within the new system received no government support. Over time, Guru who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated Pathshalas। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो मतलब कि गवर्नमेंट की बातें मानने को तैयार हो गए उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, जिन्होंने बात नहीं मानी गुरुज ने उनको सपोर्ट नहीं दिया गया, और आगे चल के यार जो आपके गुरुज जिनको सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट का उनको दिक्कतें आने लगी और उनको लगने लगा कि भाई उनकी पाठशालाएं हमारी से ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। अब ये पिक्चर फिगर आपकी 9 है सर औरबिंदो घोष की। अब बाकी माय फ्रेंड्स आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट रहने वाला है, इससे ज़्यादा हम अगर जाएंगे तो आपके ऊपर ओवरबर्डन हो जाएगा। सो आज के इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, एंड बहुत सारी मैंने आपको असाइनमेंट दिए तो आपको उन सभी को कंप्लीट करना है, कमेंट्स में बता सकते हैं, जैसा भी आपको जैसे भी ठीक लगे वैसा आप कर लेना, ओके। एंड उसके बाद अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी नॉलेज को गेन कर पाएँ। शेयर करने के लिए आपको नीचे एक ऐसा बटन दिखाई देगा माय फ्रेंड्स, उसके साथ में यहाँ पे अगर आपको आके बताएं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, एंड साथ ही यार नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें।